गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने जो पिछली क्लास में आपके एम्ब्रियोनिक इंडक्शन ब्रूनी प्रेग्नेंट के अंदर स्टडी की थी, हमने देखा था कि हमने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के बारे में बताया था कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होता क्या है। यानी प्रेरण हम जिसे कहते हैं, प्रयोगों में पाया है कि एक कोशिका दूसरी कोशिका को प्रभावित करती है, किस प्रकार से दूसरी कोशिका को वो यानी आगे डेवलप होने के लिए कंट्रोल करती, रेगुलेट करती है, इसी को हम प्रेरण कहते हैं। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं जर्म प्लाज्म जो सिद्धांत दिया था विजमैन ने, और विजमैन ने जो मोजेक थ्योरी बताई थी, मोजेक सिद्धांत दिया था कि अंडे के अंदर जो निश्चित अंडा होता है उसका जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर फ्यूचर में बनने वाले जीव के सभी ऑर्गन्स की प्रीमोडिया उसमें प्रेजेंट होते हैं। आद्यावशेष बोलते हैं उनको, हिंदी में क्या बोलते हैं? आद्यावशेष। ठीक है। जैसे जैसे क्लीवेज होता है, कोरक खंडों का फॉर्मेशन होता है, तो वो कोरक खंड के अकॉर्डिंग वो जो आद्यावशेष होते हैं, प्रीमोडिया होते हैं, वो अलग अलग खंडों में अलग अलग रूप से चले जाते हैं। जिस खंड में जिस प्रकार का प्रीमोडिया जाता है, जिस कोशिका में जिस प्रकार का प्रीमोडिया जाएगा, वह खंड उसी प्रकार से उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है। इस सिद्धांत को, क्या ये सिद्धांत सही है या गलत है, इसको सही गलत ठहराने के लिए, इसका टेस्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, स्पीमैन। और स्पीमैन, उसके साथ में एक हॉकिंस यूनिवर्सिटी का हैरिसन नाम का एक साइंटिस्ट और था। इन दोनों ने क्या किया कि ये देखा कि जो एग होता है, निश्चित अंडा, जैसे मनुष्य की बात करते हैं हम, तो मनुष्य में जो निश्चित अंडा होता है, 2n जायगोट होता है, उसमें जब विदलन होता है केंद्रक के, यानी हम देखते हैं कि प्रथम विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। प्रथम विदलन के फलस्वरूप कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है। अगर 2 कोशिकाएं बन रही हैं तो आधे प्रीमोडिया तो इस भाग में आने चाहिए और आधे प्रीमोडिया इस भाग में आने चाहिए। जैसे विभाजन हुआ, हमने दोनों कोशिकाओं को अलग अलग कर दिया, ये अनुमान लगाया उन्होंने। तो ये कोशिका बन गई और ये कोशिका बन गई। आधे प्रीमोडिया इसमें आने चाहिए और आधे प्रीमोडिया इसमें आने चाहिए। फिजमान के अनुसार, तो जो मोजेक थ्योरी थी उसके अनुसार तो क्या होना चाहिए कि आधा एम्ब्रियो तो ये भाग बनाना चाहिए और आधा एम्ब्रियो ये भाग बनाना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज कम है। जैसे मनुष्य के अंदर, मनुष्य का जो एम्ब्रियो होता है उसमें अगर 8 कोशिकीय अवस्था तक के 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 कोशिकाओं को मैं अलग अलग कर दूं, इन सभी कोशिकाओं को मैं अलग अलग कर देता हूं, और इन सबको मैं अलग अलग यूट्रस में इम्प्लांट कर दूं, तो ये 8 एम्ब्रियो बनाएंगे, न कि प्रत्येक कोशिका 1/8वां भाग बनाएगी एम्ब्रियो का। मोजेक सिद्धांत के अनुसार तो क्या होना चाहिए कि प्रत्येक कोशिका, क्योंकि जो प्रीमोडिया थे, जो केंद्रक में जो प्रीमोडिया प्रेजेंट थे, वो 8 भागों में बंट गए और 8 भाग मिलकर ही पूरे एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। तो इसके अनुसार तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक कोशिका से, प्रत्येक एक कोरक खंड से क्या बनना चाहिए, 1/8वां भाग बनना चाहिए एम्ब्रियो का, जबकि ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। कल हमने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया था, स्पीमैन का प्रथम एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें हमने देखा था कि जो न्यूट एम्फीबिया के सदस्य होते हैं, उनके अंदर जो यानी अंडे होते हैं, उनमें पोलैरिटी पाई जाती है, ध्रुवता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ध्रुवता। ऊपर वाला भाग डार्क कलर का होता है, नीचे वाला भाग होता है वो लाइट कलर का होता है, और इन दोनों के बीच में जो भाग होता है, अर्धचंद्राकार भाग, वो भाग होता है बिल्कुल ग्रे कलर का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रे क्रेसेंट। क्या बोलते हैं? ग्रे क्रेसेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से इसको फंदे से बांधते हैं, इसको कसते हैं, कसने के बाद में
केंद्रक एक भाग की तरफ चला जाता है, ये ग्रे क्रेसेंट आधा आधा दोनों भागों की तरफ चला जाता है। इतना कसते हैं कि इधर का भाग, इधर का कोई भी मटेरियल इधर नहीं आएगा, इधर का मटेरियल कोई भी इधर नहीं जाएगा। जब इस साइड के अंदर जब 16 कोशिकीय अवस्था स्थापित हो जाती है, जब इसमें हमने आगे चलकर ये देखा था कि ये डायग्राम हमारे पास में प्रेजेंट था, ऐसे इसको फंदे से हमने और कस के बांध दिया। इसमें जो केंद्रक जिधर प्रेजेंट था और ग्रे क्रेसेंट जो था, इस केंद्रक वाले भाग में तो डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है। अकेंद्रित भाग में किसी प्रकार का डिवीजन नहीं होता, सिर्फ इसमें ग्रे क्रेसेंट प्रेजेंट होता है। जब इसमें 16 कोशिकीय अवस्था बन जाती है, सोलह कोशिकीय अवस्था इस साइड में बन जाती है, 16 सेल स्टेज, यानी विदलन के फलस्वरूप 16 कोशिकाएं बन गई। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ढीला करते हैं। इधर अभी डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, विदलन स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जब कसा था तब ये केंद्रक इधर आ गया था, ये भाग अकेंद्रित रह गया था। ग्रे क्रेसेंट एरिया जो था वो तो बराबर के दो भागों में बट गया था, लेकिन जो केंद्रक था वो इधर आ गया, जिधर केंद्रक था उधर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अब हम इसको ढीला करते हैं तो ये एक केंद्रक कोशिका इधर जाती है और इधर भी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हम थोड़े समय बाद में देखते हैं कि इस भाग से भी एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है, कंप्लीट, और इस भाग से भी कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है। दो एम्ब्रियो बन गए, जबकि विजमान के अनुसार क्या होना चाहिए, विजमान के अनुसार होना चाहिए कि इस भाग से कंप्लीट एम्ब्रियो बनना चाहिए, जबकि इस भाग से 1/16वां भाग ही बनना चाहिए एम्ब्रियो का, क्योंकि 16 कोशिकीय स्टेज में हमने एक कोशिका को इधर भेजा था, लेकिन ऐसे पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये तो प्रथम एक्सपेरिमेंट था। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या बताया कि इसका जो संकुचन का तल था, हमने इसको ऐसे किया है, अब इसका संकुचन का तल चेंज कर दिया। ये हम आज की क्लास में है, संकुचन का तल। सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द स्पीमेन, स्पीमेन का जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के ऊपर सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया था वो इस प्रकार से है, देखिए। ये है, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो संकुचन का तल था उस तल के अंदर इसको खड़ा किया है। देखिए, ये इसका बीच वाला क्षेत्र था, हमने इसको उल्टा कर दिया। ये अर्धचंद्राकार भाग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे क्रेसियंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रे क्रेसियंट। अब इसमें हम खड़ा ही क्या करते हैं, फंदा लगाते हैं। कैसे, बाल का फंदा लगाने से क्या होगा, ये ग्रे क्रेसेंट जो एरिया है वो पूरा का पूरा इधर चला जाता है, और इस साइड में ग्रे क्रेसेंट एरिया नहीं जाता। केंद्र था वो भी इधर चला गया, न्यूक्लियस था वो भी इधर चला गया, और ये ग्रे क्रेसेंट जो एरिया है वो पूरा का पूरा इधर चला गया। इधर कोई भी केंद्र प्रेजेंट नहीं है और ना ही कोई ग्रे क्रेसेंट एरिया है। नेक्स्ट जो इसमें डायग्राम बनता है वो ऐसे बनेगा। ऐसे ये फंदा हमने लगाया है, ये ग्रे क्रेसेंट वाला एरिया है, केंद्र किधर आ गया, ये भाग अकेंद्रित है, इसमें किसी प्रकार का कोई केंद्रक प्रेजेंट नहीं है, और ना ही इसमें ये ग्रे क्रेसेंट जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में आधा आधा बढ़ जाता है, अब इसमें इस प्रकार का कोई भी वो नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये देखो डायग्राम को जरूर
ठीक है, अब देखिए हमने इसको इतना कस दिया कि इधर का कोई भी मटेरियल इधर ना जा सके और इधर का मटेरियल इधर ना जा सके। इसके बाद का जस्ट ये स्टेप आती है। अब इधर विदलन प्रारंभ हो जाता है, विदलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब विदलन प्रारंभ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर विदलन नहीं हुआ, यहां पर विदलन नहीं हुआ। यहां पर धीरे धीरे 16 कोशिकीय स्टेज बन जाती है। कितनी कोशिकीय स्टेज बन जाती है? 16 कोशिकाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 कोशिकीय अवस्था बन गई। 16 कोशिकीय अवस्था बनने के बाद में जो ये फंदा था, ये लूप था, हेयर लूप। इस हेयर लूप को थोड़ा सा हम ढीला करते हैं। क्या करते हैं? ढीला करते हैं। ढीला करने से एक कोशिका इस साइड में चली जाती है और केंद्र युक्त एक कोशिका के इधर जाने से अब इस साइड में भी पहले की तरह डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। डिवीजन स्टार्ट हो गया। अब जो रिजल्ट हमारे प्राप्त हुआ, हमें इससे कंप्लीट एम्ब्रियो प्राप्त हुआ। फ्यूचर में कंप्लीट एम्ब्रियो, जबकि इस भाग से हमें एक एबनॉर्मल एम्ब्रियो प्राप्त हुआ, एक मांस का पिंड प्राप्त हुआ जो कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं था, असामान्य भ्रूण था। ठीक है ना? उसे हम क्या कहते हैं? उसे साइंस की, यानी अगर हम देखते हैं कि उसे क्या कहा गया, बेली पीस, यानी इसमें हमें एक अव्यवस्थित मांस का पिंड मिलता है, कोशिकाओं का एक पिंड मिलता है जिसे क्या कहते हैं? बेली पीस। इसे हम क्या बोलते हैं? इससे प्राप्त एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? बेली पीस। और उस जो मांस का जो पिंड हमें प्राप्त हुआ, जो जिस एम्ब्रियो को हमने क्या कहा? बेली पीस कहा गया। और उस एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या एब्सेंट थे? देखो, लंग्स, इंटेस्टाइन, आंत्र, नर्वस सिस्टम, लंग्स, इंटेस्टाइन, नर्वस सिस्टम, लिवर सेल्स, क्या? लिवर सेल्स, स्केलेटन, ये सारी की सारी चीजें इस क्षेत्र वाले जो एम्ब्रियो हमें प्राप्त हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेली पीस कहते हैं, उसमें ये सब चीजें एब्सेंट थी। जबकि इस तरफ जो एम्ब्रियो हमें प्राप्त हुआ है उसमें ये सब चीजें प्रेजेंट है और एक स्वस्थ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी अब साइंटिस्टों के दिमाग में क्या आया कि क्या इस ग्रे क्रेसेंट जो एरिया था, हमने पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था, हमने संकुचन का तल चेंज किया है, जबकि हमने पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो ये ग्रे क्रेसेंट एरिया था, ऐसे ये अनुप्रस्थ, यानी तो इसके लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे हमने इस फंदा लगाया था, जिससे क्या हुआ था, हमारे पास में जो ग्रे क्रेसेंट एरिया था वो बराबर के दो भागों में बट गया था। ग्रे क्रेसेंट आधा इधर आ गया था और आधा इधर आ गया था। केंद्र इधर चला गया था। इसमें विभाजन इसमें प्रारंभ होता है, 16 कोशिकीय अवस्था में ये बन जाता है। जब ये 16 कोशिकीय अवस्था प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में हम इस फंदे को ढीला करते हैं तो एक कोशिका इधर जाती है। ठीक है,
ये 16 कोशिकीय सेल स्टेज। तो इधर भी विदलन प्रारंभ हो जाता है और विदलन प्रारंभ होने के बाद में हम देखते हैं कि इसमें भी विदलन स्टार्ट। तो इससे भी एक एम्ब्रियो बनता है स्वस्थ और इससे भी एम्ब्रियो बनता है स्वस्थ। विजमैन के अनुसार तो इससे तो कंप्लीट एम्ब्रियो बनना चाहिए, इससे 1/16 भाग एम्ब्रियो का बनना चाहिए, जो ऐसा नहीं होता। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ये ग्रे क्रेसिन अर्धचंद्राकार भाग था वो बराबर के 2 भागों में बटा था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ग्रे क्रेसेंट एरिया है वो बराबर के 2 भागों में न बटकर एक भाग की तरफ पूरा चला जाता है, एक भाग की तरफ न के बराबर रहता है। और जिधर जाता है उधर केंद्रक भी जाता है। पहले इधर डिवीजन होता है, हम इसको थोड़ा ढीला करते हैं, उसके बाद में थोड़े समय बाद में इसमें भी क्या हो जाता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। डिवीजन स्टार्ट हो गया, कोशिकाएं बन गई, लेकिन इस भाग से एक नॉर्मल एम्ब्रियो बनता है और इस भाग से एक एबनॉर्मल असामान्य भ्रूण बनता है, जिसके अंदर सभी संरचनाएं प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे लीवर सेल प्रेजेंट नहीं होगी, कंकाल प्रेजेंट नहीं होता है, लंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, आंत्र प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, ये सभी चीजें एब्सेंट होती है। अतः वो मांस का एक पिंड सा होता है जिसे हम बेली पीस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बेली पीस, ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंट था किसका, स्पीमेन का सेकंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखो स्पीमेन ने निष्कर्ष क्या निकाला है, दोनों प्रयोगों में मोजेक सिद्धांत का खंडन हो गया। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था और ये सेकंड एक्सपेरिमेंट, इन दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर मोजेक सिद्धांत का खंडन हो गया। विजमैन का जो मोजेक सिद्धांत था वो पूर्णतया नकारा गया, क्योंकि अगर मोजेक सिद्धांत यहां पर लागू होता है तो यहां पर एक एम्ब्रियो तो कंप्लीट बनना चाहिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और दूसरे भाग से एम्ब्रियो का 1/16 भाग ही बनना चाहिए, कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बनना चाहिए। यहां पर दोनों खंडों से ही, यानी इससे भी 1/16 भाग बनना चाहिए एम्ब्रियो का, और इससे क्या बनना चाहिए, एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट कुछ और ही प्राप्त हो रहे हैं। प्रथम एक्सपेरिमेंट में हमारे पास में 1-2 स्वस्थ एम्ब्रियो प्राप्त होते हैं, जबकि सेकंड एक्सपेरिमेंट में जिसमें हमने संकुचन का जो तल था, हमने जो लूप बनाने का जो तल था वो चेंज कर दिया, तो हमारे पास में रिजल्ट के रूप में एक बेली पीस नामक एक संरचना हमें प्राप्त होती है, ठीक है। इस नई समस्या को हल करने के लिए ये क्यों बना, इस नई समस्या को हल करने की स्पीमेन और मैंगोल्ड ने इसके साथ दिया। इसकी शोध छात्रा थी, इसकी कौन थी, शोध छात्रा थी मैंगोल्ड, और इनकी खोज 1935 से भ्रूण विज्ञान में एक नया परिवर्तन आया, और इस प्रयोग को भ्रूण परिवर्तन का संगठन के प्रभाव से नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोनों प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होने के कारण संभवतः ग्रे क्रेसेंट है। इसमें जो रिजल्ट हमें डिफरेंट प्राप्त हुआ है, इसका कारण क्या है, अंडे के बीच में उपस्थित अर्धचंद्राकार भाग ग्रे कलर का, जिसे हम ग्रे क्रेसेंट कहते हैं, यही एक अंडे में डिफरेंट रिजल्ट देने का कारण है। पहले प्रयोग में तो हमने देखा कि ग्रे क्रेसेंट दोनों भागों में बराबर प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड प्रयोग के अंदर, दूसरे प्रयोग में केवल एक क्षेत्र में ही रह गया, जिसमें बिना क्रेसेंट वाला भाग बेली पीस में बदल गया। बिना ग्रे क्रेसेंट वाला भाग किसमें बदल गया, बेली पीस में बदल गया, ठीक है। अतः इसे ग्रे क्रेसेंट इस प्रकार प्रभाव डालते हैं कि भ्रूण की विभिन्न संरचनाएं ठीक से संगठित हो। अतः एम्ब्रियो का ऑर्गेनाइजेशन, एम्ब्रियो का संगठन किस पर निर्भर करता है, ग्रे क्रेसेंट के ऊपर। अब इसके ऊपर काफी यानी और एक्सपेरिमेंट किए गए, ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट किए गए कि एम्ब्रियो के एक खंड को काट कर एम्ब्रियो के दूसरे खंड पर लगाने पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसे हम प्रतिरोपण प्रयोग कहते हैं। प्रतिरोपण प्रयोग में एक भ्रूण का कोई अंश काटकर, जैसे ये भ्रूण है,
जैसे ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो का ये क्षेत्र काटकर, एम्ब्रियो का ये क्षेत्र काटकर दूसरे भ्रूण पर प्रतिरोपित कर दिया जाता है। यानी ये एम्ब्रियो है और एक दूसरा एम्ब्रियो ये है, मान लीजिए, इसका ये खंड काटकर इस भाग में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ट्रांसप्लांट। अलग अलग आयु के हम भ्रूण लेते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्हें ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है। अब प्रतिरूपण कई प्रकार के हो सकते हैं, प्रतिरूपण क्या हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं, एक होता है ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट, हम यानी इसका इस पर ट्रांसप्लांट करना, ठीक है, या इसका भाग इस पर ट्रांसप्लांट करना, या इसका भाग इसी पे ट्रांसप्लांट करना, या एक जाति के एम्ब्रियो का दूसरी जाति के एम्ब्रियो के ऊपर कोई भाग ट्रांसप्लांट करना। इसके आधार पर ट्रांसप्लांटेशन कई प्रकार का होता है। ऑटोप्लास्टिक, पहला कौन सा होता है, ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो पहले ट्रांसप्लांटेशन पढ़ लेते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन कितने प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए ये एम्ब्रियो है, जब एक ही भ्रूण से एक अंश काटकर उसी भ्रूण में अन्य जगह पर लगा दिया जाए, यहां का हमने ये क्षेत्र काटा और इसको यहां से उठाकर हमने यहां पर स्थापित कर दिया, खुद का खुद में ही, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। सेकंड, ये तो प्रथम था, सेकंड देखिए, उसे बोलते हैं होमोप्लास्टिक। यदि एक जाति, एक ही जाति के एक जंतु के भ्रूण का अंश काटकर उसी जाति के दूसरे सदस्य पर प्रतिरोपित कर दिया जाए, यानी होमोप्लास्टिक में देखो, दूसरा है होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन, यानी मान लीजिए ये मनुष्य का भ्रूण है और ये भी मनुष्य का भ्रूण है, एक ही जाति के भ्रूण हो गए, ह्यूमन एम्ब्रियो, और ये भी किसका है, ह्यूमन एम्ब्रियो। इसका ये अंश हमने काटा और इस अंश को काटकर इस भ्रूण के ऊपर हमने लगा दिया, ठीक है ना, ट्रांसप्लांट। तो हम इसे क्या बोलते हैं, होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। एक ही जाति के भ्रूण को उसी जाति के दूसरे भ्रूण के ऊपर उसका एक अंश काटकर उसके ऊपर लगाने की क्रिया कौन सा ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है, होमोप्लास्टिक। तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं हेटेरोप्लास्टिक। इसे क्या बोलते हैं, हेटेरोप्लास्टिक। हेटेरो ट्रांसप्लांटेशन, यानी यदि दो जातियों के भ्रूणों के बीच, जैसे ये स्पीसीज फर्स्ट है, स्पीसीज फर्स्ट, और ये दूसरी जाति का एम्ब्रियो है, स्पीसीज सेकंड। इस स्पीसीज का ये भाग काटे हम और इसको दूसरी जाति के भ्रूण के ऊपर हम लगा दें, तो इसे क्या बोलते हैं, हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलते हैं इसको, हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। एक होता है, चौथा प्रकार है जीनोप्लास्टिक। फोर्थ नंबर है जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। चौथा कौन सा है, जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। ऐसा प्रतिरोपण जो दूर जातियों के, दो दूर जातियों के
भ्रूणों के मध्य में हो तो इसे क्या बोलते हैं, यानी एक जाति ये है और दूसरी जाति वो दूर की स्पीसीज है, बहुत दूर की स्पीसीज है, अगर उनमें ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलते हैं इसको, जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। अब इसके ऊपर कुछ वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो हम तुम्हारे जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास उसके अंदर आपको हम दो तरीके के अर्ली एम्ब्रियो और लेट एम्ब्रियो, अर्ली गैस्ट्रोलाइज स्टेज और लेट गैस्ट्रोलाइज स्टेज के अंदर हम ट्रांसप्लांटेशन कर करके देखते हैं कि कब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तब क्या फर्क पड़ता है, और जब अगर अर्ली स्टेज में हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो एम्ब्रियो पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ट्रांसप्लांट के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, अब ट्रांसप्लांटेशन के यानी उसका एक्सपेरिमेंट जो है, दो एक्सपेरिमेंट हैं, डोनर और रिसेप्टर के बीच में हम ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि इनिशियल गैस्ट्रोला स्टेज होती है और लेट गैस्ट्रोला स्टेज होती है, उसमें किस प्रकार से क्या इफेक्ट पड़ता है एम्ब्रियो के ऊपर। जय हिंद।